नमस्कार फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आस्था ग्रुप ऑफ एजुकेशंस की ऑनलाइन वीडियो क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जल अवशोषण या वाटर एब्जॉर्प्शन। अब जो वाटर अवशोषण किया जाता है किसके द्वारा किया जाएगा? प्लांट के द्वारा किया जाएगा। तो इसी में ही हमारे कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे सोयल वाटर है। सोयल वाटर में भी डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे ग्रेविटेशनल वाटर्स, कैपिलरी वाटर्स, साथ ही विभिन्न प्रकार की जो जल अवशोषी अंग है या वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन्स है, जैसे रूट्स है, उसमें उपस्थित मूल रोम्स हैं, उनकी संरचना, विभिन्न प्लांट ग्रुप्स के अंदर वाटर का अवशोषण किस प्रकार किया जाता है या कौन सा भाग उनमें वाटर अवशोषण के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जैसे एल्गी अपनी पूरी प्लांट बॉडी सरफेस द्वारा वाटर का अवशोषण करती हैं, उसी प्रकार ब्रायोफाइट्स राइजोइड्स के द्वारा या प्लांट बॉडी सरफेस के द्वारा, उसी प्रकार टेरिडोफाइट्स में फिर धीरे धीरे रूट्स का निर्माण हो जाता है, फिर जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में मूल रोम्स के द्वारा किया जाएगा। तो इन सभी को ही हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम देखते हैं जल अवशोषण में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वह है सोयल वाटर या मृदा जल। अब जो सोयल में जो वाटर पाया जाता है या मृदा में जो जल पाया जाता है वह अपने विभिन्न स्वरूपों में पाया जाता है। जो मृदा जल होता है या मृदा में जो जल पाया जाता है वह विभिन्न स्वरूपों में या अपने विभिन्न रूपों में उपस्थित होता है। जैसे मैंने अभी बताया आपको, केशिका जल, हाइग्रोस्कोपिक या अधिशोषित जल, उसी प्रकार रासायनिक रूप से बंधित जल, तो विभिन्न रूपों में या विभिन्न रूपों में ये सोयल में उपस्थित होता है। और इसी मृदा जल को जब ये सोयल में उपस्थित होता है तो इसको क्या कहा जाता है? सोयल सॉल्यूशन या मृदा जल कहा जाता है, क्योंकि मृदा जल के अंतर्गत कुछ न कुछ केमिकल कंपोनेंट या जो विलय पदार्थ होते हैं वो भी घुले हुए रहते हैं। इसी कारण मृदा में पाए जाने वाले जल को क्या कहा जाता है? सोयल सॉल्यूशन या मृदा विलयन कहा जाता है। अब वाटर की उपलब्धता तथा अनुपलब्धता के आधार पर से 3 आधारों पर या 3 प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है। अब वह प्रकार कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट है होलार्ड। क्या है? होलार्ड मृदा में उपस्थित संपूर्ण जल की जो मात्रा होती है उसे क्या कहा जाता है? होलार्ड कहा जाता है। मृदा में उपस्थित संपूर्ण जल की मात्रा, संपूर्ण जल की मात्रा, इसे क्या कहा जाता है? इसे होलार्ड कहा जाता है। इसके बाद है क्रेसार्ड। क्या है? क्रेसार्ड। अब क्रेसार्ड किसे कहेंगे? होलार्ड की वह मात्रा जिसे पादप अवशोषित कर पाते हैं। होलार्ड की वह मात्रा या मृदा में उपस्थित जल की वह मात्रा जिसे पादप अवशोषित कर पाते हैं उसे क्या कहेंगे? हम क्रेसार्ड कहेंगे। होलार्ड की वह मात्रा जिसे पादप अवशोषित कर पाते हैं उन्हें होलार्ड क्रेसार्ड कहा जाता है। और इसके बाद है ईकार्ड्स। अब ईकार्ड्स किसे कहेंगे? मृदा में उपस्थित जल की वह मात्रा जिसको पादप अवशोषित नहीं कर पाते हैं, किसे कहेंगे? मृदा में उपस्थित जल की वह मात्रा जिसे पादप
अवशोषित नहीं कर पाते हैं, एकार्स कहलाती है। तो वाटर के उपलब्ध या अनुपलब्ध होने के आधार पर मृदा जल को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो होलार्ड, मृदा में उपस्थित संपूर्ण जल की मात्रा क्या कहलाती है? होलार्ड कहलाती है। होलार्ड की वह मात्रा जिसे पादप अवशोषित कर पाते हैं प्रेसार्ड कहलाती है। और इकार्स किसे कहेंगे? मृदा में उपस्थित जल की वह मात्रा जिसे पादप अवशोषित नहीं कर पाते हैं, इकार्स कहलाती है। अब सोयल में वाटर की उपस्थिति तथा पादप को इसके उपलब्ध होने के आधार पर भी कई भागों में विभाजित किया जाता है। सोयल में वाटर की उपस्थिति तथा पादप को यह सोयल वाटर प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब उपलब्धता तथा अनुपलब्धता के आधार पर सोयल वाटर को विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। तो फर्स्ट है ग्रेविटेशनल वाटर या गुरुत्वीय जल। क्या है? गुरुत्वीय जल। तो गुरुत्वीय जल किसे कहेंगे हम? वाटर की वह मात्रा जिसे बहुत गहराई में पहुंचा दिया जाता है उसे ही क्या कहेंगे? गुरुत्वीय जल कहेंगे। मतलब वाटर की वह मात्रा जो कि मृदा में बहुत गहराई में या वाटर टेबल तक होता है। मतलब इसमें क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण का जो बल लगता है जिसके कारण जितना भी जो रेनफॉल का वाटर आएगा या जो बरसात का जो जल आएगा वह इन सोयल पार्टिकल्स के मध्य में रिस कर गुरुत्वाकर्षण के जो बल होता है उसके कारण सोयल में बहुत गहराई तक स्थानांतरित कर दिया जाएगा। उसे ही क्या कहेंगे? गुरुत्वीय जल कहेंगे। अब इसकी डेफिनेशन कैसे देंगे? अतिरिक्त रेनफॉल होने के कारण या अतिरिक्त बरसात होने के कारण जो मृदा होती है वह अस्थायी रूप से क्या हो जाती है? संतृप्त हो जाती है। अस्थायी रूप से मतलब संतृप्त हो गई, अब इसे जल की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। तो इस कारण से जो बरसात का जो जल होता है वह इन सोयल पार्टिकल्स के मध्य में से रिस कर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गहराई में पहुंचा दिया जाता है। और मृदा जल की जो यह मात्रा होती है यह पादप को उपलब्ध नहीं हो पाती। इसे क्या कहा जाता है? गुरुत्वीय जल या ग्रेविटेशनल वाटर कहा जाता है। एक होता है रन अवे वाटर। क्या होता है? रन अवे वाटर या अपवाहित जल। तो रन अवे वाटर किसे कहेंगे? रेनफॉल के कारण जो वाटर आ रहा है पृथ्वी के ऊपर या सोयल के ऊपर, तो उसकी जो एक्स्ट्रा अमाउंट है या अतिरिक्त मात्रा है वह सोयल के ऊपर बहकर निकल जाती है और समुद्रों में चली जाती है, कहीं और चली जाती है। तो उस वाटर को ही क्या करेंगे हम? रन अवे वाटर, जो कि पादपों को उपलब्ध नहीं हो पाता क्योंकि अतिरिक्त रेनफॉल होने के कारण वह सोयल के ऊपर क्या होता है? बहता हुआ निकल जाता है, जिसके कारण वह पादपों को उपलब्ध नहीं हो पाता और इसे ही रन अवे वाटर कहा जाता है। इसके बाद हम बात करें तो एक प्रकार और है और उसका नाम है कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर या केशिका जल। अब जो केशिका जो जल होता है यही पादपों को उपलब्ध होने वाला जल होता है। और यह केशिका जल कहां पर होता है? जो सोयल पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है उनमें यह पृष्ठ तनाव के कारण जुड़ा हुआ रहता है या पृष्ठ तनाव के कारण यहाँ पर इस सोयल पार्टिकल के मध्य स्पेस में यह बना रहता है। और पादपों को उपलब्ध होने वाली जो जल की अधिकांश मात्रा होती है
वो कौन सी होती है? कैपिलरी वाटर या केशिका जल ही होती है। और जो कैपिलरी वाटर है यह गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध, या गुरुत्वाकर्षण बल है वह कहाँ की ओर लग रहा है? नीचे की ओर लग रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो नीचे की ओर वाटर चला जा रहा है, और उसके बाद भी जो वाटर की मात्रा जो बची रह जाती है सोयल के पार्टिकल्स के मध्य, उसे ही क्या कहा जाता है? कैपिलरी वाटर कहा जाता है। और पार्कों को उपलब्ध होने वाली मात्रा यही होती है। और इन सोयल पार्टिकल्स के जो स्पेस होते हैं, इनके बीच में जो वाटर है, ये किसके कारण यहाँ पर मौजूद है? पृष्ठ तनाव के कारण, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के विरुद्ध यहाँ पर काम कर रहा है। इसके बाद है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। क्या है? हाइग्रोस्कोपिक वाटर या आर्द्रता ग्राही जल। अब जो ये आर्द्रता ग्राही जल होता है, तो जो आर्द्रता ग्राही जल होता है इसकी भी कुछ मात्रा ही केवल प्लांट को उपलब्ध हो पाती है, केवल मामूली सी मात्रा। आर्द्रता ग्राही जल क्या होता है? जैसे ये सोयल पार्टिकल्स है, तो इन सोयल पार्टिकल की सरफेस के ऊपर जो वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए रहते हैं, किसके कारण? सहसंजन बल के कारण। तो जो वाटर पार्टिकल्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं सहसंजन बल के कारण, वह इसको रिप्रेजेंट करता है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर को रिप्रेजेंट करता है। मतलब मृदा के कणों के चारों ओर जो वाटर मॉलिक्यूल्स सहसंजन बल के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, वह आर्द्रता ग्राही जल को रिप्रेजेंट करने का कार्य करते हैं, और इसकी कुछ मात्रा ही केवल प्लांट को उपलब्ध हो पाती है। इसके बाद है रासायनिक रूप से बंधित जल। जो हमारा वित्त है वह है केमिकली बाइंड वाटर। केमिकली बाइंड वाटर या रासायनिक रूप से बंधित जल। अब जो रासायनिक रूप से बंधित जल क्या होता है? जो सोयल के जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें कुछ ना कुछ खनिज कण पाए जाते हैं, जो जैसे जिप्सम के कण हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के कण हैं, उनसे क्या जुड़े हुए रहते हैं? वाटर मॉलिक्यूल से जुड़े हुए रहते हैं। तो सोयल पार्टिकल्स में पाए जाने वाले खनिज कणों से जो वाटर मॉलिक्यूल से जुड़े हुए रहते हैं, वह किसको रिप्रेजेंट करते हैं? रासायनिक रूप से बंधित जल को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी मात्रा भी या केमिकली रूप से बंधित जल की मात्रा भी पादपों को उपलब्ध नहीं हो पाती है, या इस वाटर को भी पादप अवशोषित नहीं कर पाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हमारा एक पॉइंट और है इसी से रिलेटेड। ये तो हमने डिफरेंट वाटर के प्रकारों की बात की, जैसे गुरुत्वीय जल की बात की, केशिका जल की बात की, आर्द्रता ग्राही जल की बात की, रासायनिक रूप से बंधित जल की बात की, अपवाहित जल की या रन अवे वाटर की बात की। अब इसके बाद बात करते हैं हमारा एक पॉइंट और है इसमें, वह है ड्रॉट या शुष्कता। अब जो ड्रॉट होती है या शुष्कता होती है वह क्या होती है? जो शुष्क काल होता है या जो ड्राई पीरियड होता है, उस दौरान पादप को वाटर प्राप्त नहीं हो पाता या वाटर उपलब्ध नहीं हो पाता, उसे ही क्या कहेंगे? शुष्कता कहेंगे। तो ड्राई पीरियड में या शुष्क काल में पादप को वाटर प्राप्त नहीं हो पाता या वाटर उपलब्ध नहीं हो पाता, उसे ही क्या कहते हैं? शुष्कता कहते हैं। और इसके कारण जो प्लांट्स होते हैं उनकी डेथ हो जाती है या मुरझा जाते हैं। अब जो ये शुष्कता होती है यह भी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो फिजिकल ड्रॉट या भौतिक शुष्कता, और दूसरी होती है
फिजियोलॉजिकल ड्रॉट। तो पहले हम बात करते हैं फिजिकल ड्रॉट या भौतिक शुष्कता। तो भौतिक शुष्कता किसे कहेंगे हम? तो अगर सोयल में फिजिकली ही वाटर एब्सेंट हो या सोयल में देखने पर अगर फिजिकली या भौतिक रूप से वाटर एब्सेंट होता है तो उस दौरान पादपों में जो शुष्कता उत्पन्न होती है उसे क्या कहा जाता है? भौतिक शुष्कता कहा जाता है। मतलब भौतिक शुष्कता में क्या होता है? इस स्थिति में सोयल में फिजिकल रूप से ही या भौतिक रूप से ही या बाहर से देखने पर ही क्या उपस्थित होती है? शुष्कता उपस्थित होती है। मतलब जो सोयल है वो उसमें वाटर एब्सेंट है या वाटर की बहुत कम मात्रा उपस्थित है जिसे पादप अवशोषित नहीं कर पाते, तो इस प्रकार की शुष्कता को ही क्या कहेंगे? फिजिकल ड्रॉट कहेंगे। तो इस स्थिति में सोयल में फिजिकली रूप से ही वाटर एब्सेंट होता है, जबकि जो फिजियोलॉजिकल जो ड्रॉट होती है इसमें सोयल में फिजिकल रूप से तो वाटर उपस्थित होता है परंतु पादप उसे अवशोषित नहीं कर पाते। यहाँ पर क्या है? फिजिकल रूप से वाटर तो क्या है? प्रेजेंट है परंतु प्लांट उसे अवशोषित नहीं कर पाते। जैसे अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें हम तो जो बर्फीले प्रदेश है या जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र देख लीजिए, वहां पर फिजिकल रूप से या भौतिक रूप से वाटर तो प्रेजेंट है, किसकी फॉर्म में? आइस की फॉर्म में या बर्फ की फॉर्म में, परंतु पादप उसे अवशोषित नहीं कर पाते। इसी कारण वहां पर जो ड्रॉट पाई जाएगी या वहां की मृदा में जो शुष्कता पाई जाएगी उसे क्या कहेंगे? फिजियोलॉजिकल ड्रॉट कहेंगे, क्योंकि फिजिकल रूप से तो वहां पर क्या है? वाटर उपस्थित है। जबकि अगर हम रेगिस्तान की बात करें तो रेगिस्तान में क्या है? फिजिकली रूप से ही वाटर एब्सेंट है। मतलब रेगिस्तान की जो मृदा है वो कैसी है? शुष्क है। तो वहां पर जो ड्रॉट पाई जाएगी उसे क्या कहेंगे हम? फिजिकल ड्रॉट या भौतिक शुष्कता। और बर्फीले प्रदेशों की जो शुष्कता होती है उसे कार्बनिकीय शुष्कता या फिजियोलॉजिकल ड्रॉट कहा जाता है। तो ये एक पॉइंट और था। इसके बाद हम बात करते हैं फील्ड कैपेसिटी। किसकी? फील्ड कैपेसिटी या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी का मतलब या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? मृदा की जलधारिता कितनी है, या हिंदी में बोले तो मृदा जलधारिता, मतलब सोयल के द्वारा कितनी मात्रा में वाटर को ग्रहण किया जाएगा उसे क्या कहेंगे? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या फील्ड कैपेसिटी कहेंगे। तो अगर इसकी डेफिनेशन की हम बात करें, गुरुत्वाकर्षण के कारण निष्कासित जल के पश्चात, अगर किसी भी सोयल की बात करें या किसी भी स्थान की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण के कारण निष्कासित जल के पश्चात सोयल में या उस विशिष्ट स्थान की सोयल में वाटर की बची हुई मात्रा ही क्या कहलाती है? उस सोयल की या उस स्थान की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या फील्ड कैपेसिटी कहलाती है। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण निष्कासित जल के पश्चात सोयल में या उस स्थान पर बची हुई वाटर की मात्रा ही क्या कहलाएगी? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या फील्ड कैपेसिटी कहलाएगी। इसके अलावा हम इसकी एक डेफिनेशन और लिख सकते हैं, सोयल के पर ग्राम ड्राई वेट, सोयल के पर ग्राम ड्राई वेट मतलब प्रति ग्राम शुष्क भार द्वारा अवशोषित जल की मात्रा है या प्रति ग्राम शुष्क भार द्वारा ग्रहण किए गए जल की
मात्रा ही क्या कहलाती है, फील्ड कैपेसिटी या उस सोयल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कहलाती है। मतलब सोयल के प्रति ग्राम शुष्क भार द्वारा कितना वाटर ग्रहण किया जा रहा है, वही क्या कहलाएगी, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कहलाएगी। अब जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो ये डिपेंड करती है सोयल पार्टिकल या सोयल के कणों की साइज के ऊपर, उन सोयल के कणों के बीच में कितना स्पेस है, मतलब उनके बीच में कितनी जगह है उसके ऊपर डिपेंड करती है। एक तो सोयल पार्टिकल का साइज, सोयल के बीच में कितनी स्पेस है उनके ऊपर डिपेंड करती है, और साथ ही सोयल किस प्रकार की है, सोयल टाइप के ऊपर भी डिपेंड करती है कि सोयल किस प्रकार की है। सोयल चिकनी मृदा है या रेतीली मृदा है या जलोढ़ मृदा है या रेतीली जलोढ़ मृदा है, तो सोयल का टाइप या सोयल का प्रकार, मृदा किस प्रकार की है, उसके ऊपर भी इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी निर्भर करती है। जैसे आपने देखा होगा जो चिकनी मृदा होती है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद जलोढ़ मृदा की होती है, उसके बाद जलोढ़ मृदा की होती है, उसके बाद रेतीली जलोढ़ की होती है। चिकनी मृदा की सबसे ज़्यादा, उसके बाद जो जलोढ़ मृदा है वह भी, उसमें भी कौन सी थोड़ी बहुत चिकनी, थोड़ी बहुत मात्रा में जलोढ़ मृदा है उसकी ज़्यादा होगी। फिर जो रेतीली जलोढ़ है उसकी जलोढ़ से थोड़ी कम होगी। उसके बाद जो रेतीली मृदा है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे कम होती है। तो सोयल का जो प्रकार है, सोयल के पार्टिकल्स या सोयल के कणों की साइज है और सोयल के कणों के बदले कितना स्पेस है उसके ऊपर उसके वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिपेंड करती है। तो ये कुछ हमने विशेष पॉइंटों को यहाँ पर हमने देखा। एक तो देखा सोयल वाटर, उसके डिफरेंट डिफरेंट प्रकार, ब्रॉड या शुष्कता और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इनको हमने डिस्कस किया। अब अगले वीडियो लेक्चर्स के दौरान हम वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन या पादप के जो जल अवशोषी अंग है उनको हम डिस्कस करेंगे, जहाँ पर हम विभिन्न जो प्लांट ग्रुप हैं उनमें जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जैसे मूलफ्रॉम्स हैं, रूट्स हैं, उनकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज के लिए यही तक हम पढ़ेंगे, इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए थैंक यू।